सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ अमृतपाल सिंह अरेस्टेड आफ्टर सरेंडर इन पंजाब, टेकन टू असम जेल। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जैसे कि आप लोगों को खबर तो पता चल गई होगी कि अमृतपाल सिंह अरेस्टेड हो गया है, उसने सरेंडर किया है। लेकिन यहाँ पे जो पंजाब में स्पेकुलेशन चल रही है, जहाँ आप ये सोच कर रहे हो, तो वो अरेस्टेड नहीं हुआ, वो उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी सू मिली थी पे ये यहाँ पे है, तो वहां से उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है वो अरेस्ट हुआ है या सरेंडर हुआ है। सरेंडर होने का मतलब होता है कि वो खुद जाता थाने में और अपनी वो देता, गिरफ्तारी देता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको किसी गुरुद्वारे से अभी कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ है, सिर्फ ये बातें हैं। तो जब तक मैं ये वीडियो देख रहे होगे शायद बात खुल के आ गई होगी आपके लोगों के सामने कि वो अरेस्ट हुआ है या सरेंडर हुआ है। लेकिन पुलिस ने मेरे को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया, उसकी पूरी डिटेल्स नहीं दी कि ये अरेस्ट हुआ है या फिर ये सरेंडर किया है। ठीक है, तो बाकी मैं इसके एंड में बात करते हैं। पहले आप वीडियो देखते हैं, मैं आपके साथ वीडियो देखूंगा। वीडियो पूरी देखना भाई, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसके व्यू पॉइंट और इसके जो मैं बात करना चाहता हूं इसके रिगार्डिंग, वो मैं आप लोगों से एंड में करूंगा। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में मैं बात करता हूं आप लोगों से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। फाइनली अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया जा चुका है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इसने सरेंडर किया है पंजाब में। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं बहुत टाइम लग गया। हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, महीने से ऊपर हो गया। आप अगर देखो 37 डेज से ये भाग रहा था। पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा मैन हंट शुरू किया जो 10 शहरों तक फैल गया था। 9 लोग जो इसके आसपास के थे इनको अरेस्ट किया गया, इनको असम भेजा गया और फाइनली देखिए बिल्कुल प्रेशर बहुत ज़रा बढ़ गया था इस पर, ज़रा ऑप्शंस थी नहीं। इन दी एंड इसने पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में सरेंडर कर लिया है। ये मैं कहूँगा पंजाब के पीस के लिए काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और अमित शाह ने भी यहाँ पर वैसे इन द पास कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है इस पूरे क्रैकडाउन में। और अब देखो होगा क्या कि पंजाब का जो मोगा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसने सरेंडर किया है, यहां से अमृतपाल को एक फ्लाइट के जरिए सीधा ले जाया जाएगा आसाम में। तो यहां पे आप देख पाओगे ये पंजाब है, यहां पर अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया और यहां पे आप देख पाओगे आसाम। तो आसाम में सीधा यहां पे इसको भेजा जाएगा। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आसाम में देखिए एक बहुत ही मैं कहूँगा सिक्योर जेल है, दिब्रुगढ़ जेल के नाम से। और वैसे मैं आपको बता दूँ कई खालिस्तानी आउटफिट्स हैं जो इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करते हैं। इन लोगों ने आसाम के चीफ मिनिस्टर को धमकियां दी हैं कि जो भी ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर पकड़े जा रहे हैं अमृतपाल सिंह के आसपास के, इनको सीधा आसाम क्यों भेज रहे हो। इनको इस बात को लेकर चिंता है। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा कि आसाम एक परफेक्ट जगह है इन सेपरेटिस्ट लीडर्स को रखने की। ये बात सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बाद में समझाई भी है। देखो अमृतपाल सिंह और इसके आसपास के जो लोग हैं इनके काफ़ी कनेक्शंस हैं बाकी गैंग्स के साथ जो पंजाब दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। कई गैंग्स के साथ इनकी बनती भी नहीं है। तो जब इनको जेल में रखा जाएगा तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, पंजाब दिल्ली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए सीधा इनको आसाम ले जाया जा रहा है। और जो ये दिब्रुगढ़ जेल है ये अपने आप में हिस्टोरिक जेल भी है, क्योंकि इसको बनाया गया था 1859-60 के आसपास, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की जेल है और आसाम की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है ये। उल्फा के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। इसके कई जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं इनको काफ़ी बार इस जेल में रखा जा चुका है। और अभी के लिए ना देखो इस जेल की सिक्योरिटी वैसे ही काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। सीआरपीएफ जो पर्सनल है ये गार्ड कर रहे हैं इस जेल को। उसके अलावा लेयर्स बना दी गई है सिक्योरिटी की, ताकि कहीं से भी ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर्स भाग ना जाएं। क्योंकि देखो इनको पकड़ने में टाइम लगा है, जो भी आप कह लीजिए। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है पंजाब में उनको ये भी देखना होगा कि कौन लोग थे जो इनको इतने लंबे समय तक छुपा के रख रहे थे, कैसे इतने लंबे समय तक इन्होंने जो अरेस्ट है इसको डॉज किया है। ये भी काफ़ी हद तक कंसर्न की बात है। इसलिए जिस जेल में इनको रखा जा रहा है वहाँ पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। 57 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि कुछ भी गलती यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर आप पूछोगे इसके आगे का क्या रास्ता होगा। देखिए अब गवर्नमेंट के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है
कि अमृतपाल सिंह के राइज में अमृतपाल सिंह को जो भी आज के समय एक इतना हाइप दी गई है, उसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का क्या लिंक है, आईएसआई ने किस हद तक इसको सपोर्ट किया, बाकी आईएसआई के क्या प्लान है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। क्योंकि देखो ये बात तो काफ़ी हद तक एविडेंट है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है ये लंबे समय से खालिस्तान का जो नैरेटिव है इसको सपोर्ट करती आई है। इसके बारे में कनाडा के एक फेमस थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2020 में कि खालिस्तान मूवमेंट एक जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे पाकिस्तान के थ्रू जो भी ये फंडिंग होती है खालिस्तानी ग्रुप्स की, ये लोग हमेशा जब भी खालिस्तान मांगते हैं ना तो सिर्फ पंजाब स्टेट की बात करते हैं। जबकि एक टाइम पर आज से कई साल पहले जब खालिस्तान की मूवमेंट की इनिशियली किसी ने बात करी थी तब उसमें पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल था, मगर आज के समय ये सिर्फ इंडियन पंजाब की बात करते हैं। तो क्लियरली इस मूवमेंट को पाकिस्तान बैक कर रहा है। ये ना सिर्फ इंडियन, इवन फॉरेन थिंक टैंक्स बहुत बार कह चुके हैं। तो अब क्वेश्चन यही है कि अमृतपाल सिंह से ये पूछना कि कैसे आईएसआई ने इसको ट्रेन किया था, लिंक्स क्या थे, इसके बारे में बाय द वे कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है इन द पास्ट कि अमृतपाल सिंह को आईएसआई ने ट्रेन किया था जॉर्जिया में। जॉर्जिया देश की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, जॉर्जिया स्टेट की बात कर रहे हैं। और ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एसएफजे है उससे अमृतपाल सिंह के क्या लिंक्स हैं। एसएफजे आपको पता होगा सिक्स फॉर जस्टिस नाम का ग्रुप है ना, और इसको पाकिस्तान का काफ़ी सपोर्ट ओवर द ईयर्स मिलता आया है ना। देखो अब इस सब के बियॉन्ड अगर मैं बात करूँ ना, पंजाब की ग्रोथ इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टाइम था इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप देखोगे पंजाब का बड़ा क्रिटिकल रोल होता था, मगर पिछले कुछ सालों में आप देखो ना स्टेट जीडीपी के मामले में, ये अगर मैं बात करूं स्टेट जीडीपी के मामले में पंजाब 16वें रैंक पे आ चुका है। ओडिशा, बिहार, हरियाणा से काफ़ी पीछे, दिल्ली भी आ गया काफ़ी पंजाब से। स्टेट जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इवन दो दिल्ली एक यूटी है। तो पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये सेपरेटिस्ट लीडर्स वगैरह हैं इन सबको पीछे रखकर अब ग्रोथ पर फोकस किया जाए। इंडिया में देखिए अब फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। ऑब्वियसली पंजाब ये नहीं चाहेगा कि इस दौड़ में ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ ना आज से 10-20 साल की, तो इससे पंजाब स्टेट को ही लॉस होगा। यहाँ पे जॉब्स कम होगी, यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा जॉब्स के लिए। तो अब ये जो अमृतपाल का चैप्टर है ये फॉर द टाइमिंग अब खत्म हो चुका है। नीड ये है कि वापस पंजाब की ग्रोथ पर फोकस किया जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत फियर्स है। हमारी कई स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था 3 साल के अंदर अंदर ना हम पंजाब से आगे निकल जाएंगे जीडीपी के मामले में, और ये पॉसिबल है। आप देखोगे आसाम अभी छत्तीसगढ़ के पीछे है 18वें स्पॉट पर। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस स्पीड से आसाम ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, आसाम कैन वेरी इजीली बीट पंजाब। तो इन दी एंड देखिए पंजाब की गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि ये खालिस्तान सिख सेपरेटिज्म का जो ये इशू है ये पीछे रखकर पंजाब की ग्रोथ पर ये कैसे फोकस करे, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब ग्रो करेगा, इससे इंडिया की ग्रोथ रेट में भी हमें हेल्प मिलेगी। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ आएगी, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, उन सब डेवलपमेंट्स पे इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 25% सी बैंक हर कोर्स में आप देख लो एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है। दैट इज करेक्ट। अगर आप यूपीएससी आप नोटिस करोगे, आप कॉम्बो पैकेज है, इसमें आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10 के साथ। ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा पहले तो एक बात मैं जो पंजाब की जीडीपी की बात कर रहे हैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये मैं बहुत पहले से मुद्दा उठा रहा हूँ कि पंजाब बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। मैं अपने मिनिस्टर यहाँ पे लोगों को भी बोलता रहता हूँ कि यार इसमें तरक्की करो, इंडिया के अलग अलग स्टेट से कंपटीशन करो, ठीक है। इंडिया जो मिलके पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन कर रहा है, इंडिया में जो स्टेट है वो आपस में कंपटीशन करो कि हमें आपसे आगे निकलना। इन द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि इसमें इंडिया को ही फायदा होता है, हमारे पूरे भारतवर्ष को ही फायदा होता है अगर हम कंपटीशन करते हैं कि यहाँ पे जॉब्स लाई जाएं, फैक्ट्रीज लाई जाएं। पंजाब इस मामले में पीछे रह गया, बहुत फुदूक पंजाब है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ आज से 20 साल पहले पंजाब बहुत अच्छा था। पंजाब के यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, सब कुछ थे, लोग, मैं खुद, मेरे को पता है कि यहाँ पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश बहुत दूर दूर से इंडिया से काम करने के लिए यहाँ पे आते थे। उनके लिए ये कनाडा था, समझ रहे हो, ये उनके लिए कनाडा था। आज पंजाब बहुत पीछे जा चुका है। हमारे पॉलिटिशियन ने जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन है, इन्होंने बहुत गंद मचाया है, जिसमें एसडीपीसी ने सबसे ज़्यादा गंद मचाया है। कमीशन बेस्ड उन्होंने बोला है
कि हमें कमीशन दो, फैक्ट्रियां भागी यहाँ से, कुछ हरियाणा में चलेगी, कुछ राजस्थान में चलेगी। बहुत फैक्ट्रियां आई हुई थी यहाँ पे, बहुत फैक्ट्रियां आना जाती थी, टेक्सटाइल की बड़ी फैक्ट्री आना जाती थी, क्योंकि यहाँ पे पानी जो होता है ना, जो जीन्स वगैरह के लिए, कपड़े के लिए होता है, वो अच्छा होता है, खारा पानी नहीं होता। तो लेकिन फैक्ट्रियां चलेगी हमारे यहाँ से, साइकिल फैक्ट्रीज उठ के चलेगी। एशिया की सबसे बड़ी साइकिल की फैक्ट्री A1 जो जहाँ पे थी, जो सारी खत्म हो चुकी है। पंजाब जाने के कहने का मतलब जीरो तो नहीं कह सकता, लेकिन खत्म हो चुका है। तो ये बात मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ, पंजाब सरकार को, कि एक कंपटीशन इस काम में दो जाके। ये खालिस्तान, मैं अपने पंजाबियों को बोलना चाहता हूँ, ये खालिस्तान का चक्कर छोड़ो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। सरकार को बोलो कि हमें रोजगार दे, फैक्ट्रियां लगवाए जाके, जहाँ पे जब आते हैं बाहर से लोग फैक्ट्रियां लगाने, ठीक है, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वहां जाके सेमिनार अटेंड करें, फैसिलिटेट करें पंजाब में आके कि हमें ये देना है। चलिए ये बात होगी। अब आते हैं अमृतपाल की बात पे। जैसा कि मैंने आपने वीडियो की शुरू में बात बता दी है कि ये स्पेकुलेशन है, गिरफ्तार, क्योंकि इसमें मैंने इस रीजन से बात बड़ी की है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अरेस्ट और सरेंडर से। सरेंडर से बंदा कहता है कि देखो मैंने सरेंडर कर दिया, अरेस्ट से होता है कि पुलिस की जीत होती है, सरेंडर से होती है जो वो भगौड़े की जीत होगी कि मैंने तो सरेंडर कर दिया, तुम्हारी तो औकात नहीं थी, ठीक है। तो अरेस्ट से ये होता है कि तुम भाग रहे थे, हमने तुम्हें पकड़ लिया। तो इसलिए मैंने अरेस्ट और सरेंडर की बात की है आप लोगों से। दूसरी बात ये है, मैं बिल्कुल अलग बात करूंगा। तुर्किस्तान का मेन मुद्दा ही था ये, इसको इम्प्लांट किया गया था कि इंडिया में जो G20 की मीटिंग हो रही है, इसको कैसे हम सैबोटाज करें। ये तुर्किस्तान ISI का फंडा था। जैसे अभी सैबोटाज करने के लिए हमारे इन्होंने पुंछ में हमला करवा दिया, ठीक है। अतीक, जिसका अतीक अहमद का हुआ था, उसने भी बोला था कि ISI, यानी कि ISI कितना प्ले कर रहा है हमारे इंडिया में G20 को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हमारे कंट्री को बदनाम करने के लिए। तो ये जो इसको अमृतपाल को प्लांट किया गया था, जहां तक मैं एनालाइज कर सका हूं, इसको इसीलिए प्लांट किया गया था क्योंकि इंडिया को जो इंडिया का G20 हो रहा है समिट, जहाँ मोदी की छवि है, जहाँ इंडियंस की छवि है, ये खराब दिखाई जाए और इंडिया का ये दिखाया जाए कि इंडिया में देखो पंजाब में भी डिस्टेबलाइजेशन चल रही है, कश्मीर में भी चल रही है, और ये यूपी MP बिहार में भी दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ये इस वजह से ये सारे कांड चल रहे हैं। तो बात मेरी कहने का मतलब ये है, देखो मेरे को जितना मेरे को समझ आती है, गवर्नमेंट तो ये समझ चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली 60% इंडिया के लोग भी ये समझ चुके हैं कि तुर्किस्तान से चाहे आप रिश्ता रखो चाहे ना रखो, ठीक है, उन्होंने आप लोगों को खराब करना ही करना है, इंडिया को खराब करना ही करना है। वो खुद तो बढ़ेंगे नहीं, उन्होंने खुद तो ऊपर जाना नहीं है, उन्होंने इंडिया को खराब जरूर करना है क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। वो इंडिया को आप जितना मर्जी कह लो कि वो कहते हैं कि हम इंडिया की तरक्की से देख के बड़ा खुश होते हैं, नहीं भाई, ये आप गलतफहमी में हो। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा दिखा दो मेरे को जो कहे एक बंदा नीचे जा रहा हो और दूसरा बंदा ऊपर जा रहा हो और बोले कि मैं तेरी तरक्की से खुश हूं, कभी हो ही नहीं सकता। अब दिल पे हाथ रख के ना सोचना और दिमाग से सोचना, कभी हो सकता है। आप अपने ऊपर लगा के देखो, जो देख रहे हो आपको बोल रहा हूं, मान लो आप दिन प्रतिदिन नीचे जाई जा रहे हो, इकोनॉमिकली भी नीचे जा रहे हो, आपकी इज्जत भी नहीं है, मोहल्ले में आपका सारा कुछ नीचे जा रहा है, और आपका एक साथी हो वो दिन प्रतिदिन तरक्की भी कर रहा है, उसके पास पैसा भी आ रहा है, उसकी मोहल्ले में इज्जत भी है, और आप उसको बोलो जाके भी हम तुमसे तेरी तरक्की बहुत है यार, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, तू बहुत आगे बढ़ रहा है, तेरी इज्जत भी बहुत हो रही है। लेकिन जब वो अपने घर में जाएगा ना, तो वो यही सोचेगा कि इसको मैं कैसे बर्बाद करूं, इसकी इज्जत कैसे रोल लूं। सच्ची बात बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं मैं आपको। आप मत समझो कि जो जितने भी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर मदरसा छाप चैनल है, जितने भी ये सड़क छाप चैनल है, जाके वहां पे तरक्की की बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ कर रहे हैं, अंदर से पूरे जेलस हैं इंडिया से, और यही जेलस, ठीक है, ऊपर भी जाती है। ये क्या पाकिस्तानी मैं हमेशा यही बात बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि जो ISI में बंदे हैं, जो इनकी फौज में बंदे हैं, या जो इनके पॉलिटिशियन हैं, वो कहाँ से जाते हैं? वो आम जनता में से ही जा रहे हैं।
आईएसआई वाला जो आईएसआई में जॉब कर रहा है, ठीक है, जहाँ फौज में जॉब कर रहा है, वो कहाँ से गया है? वो यहीं से पढ़ के गया हुआ है। इनके अंदर जेलस है कि इंडिया, देखो एक होता है कि दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है कि यार वो बंदा तरक्की कर रहा है, हमें उसको देख के हमें उसको काटना है, हमें उससे आगे निकलना है सही वे में, ठीक है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सच बयान कर रहा हूं। इंडिया में क्या होड़ है पूरी दुनिया में लगी हुई है कि हमने 5 में से चौथी, चौथी से तीसरी, तीसरी से पहली इकोनॉमी। हमें ये नहीं करना है कि जो हमारे ऊपर है या चाइना है वहां पे आतंकवाद फैला के हमें उनको डिस्टेबलाइज करना है। वो करते रहे, हमें अपना पूरा जोर लगाना है। तुर्किस्तान का क्या है, खुद कुछ करना नहीं है, ठीक है, खुद तरक्की करनी, क्योंकि इनके पास ऑप्शन खत्म है। मदरसा छाप है, पढ़ाई है नहीं, ठीक है, जीरो। अकल इनको है नहीं, इज्जत इनकी नहीं है, सारी उम्र मांग के खाया। अब जो बंदा सारी उम्र बेला बह के खाएगा, जब उसको काम करना पड़ेगा उसको समझ नहीं आएगी मैं काम करूं तो करूं क्या। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि अफगानिस्तान के बारे में, वैसे ये धारणा भी गलत है। वो तरक्की करेंगे लेकिन जब उनको पढ़ाई लिखाई का होगा तब तक नहीं करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि उनको सिर्फ बंदूक गोली चलानी आती है। अब वो कैसे तरक्की, इनको क्या है, इनको दहशत फैलानी आती है दूसरी कंट्री में। फ्री का फंड का खाना आता है, भीख मांग के खाओ, पैसे ले आओ आसपास से मांग के खाओ, ऐश करो और बोलो कि हम बहुत एशियन टाइगर बन जाएंगे एक दिन। भीख पे कोई एशियन टाइगर नहीं बनता, ठीक है। तो ये मेंटालिटी होती है। ये दो तरीके के इंसान होते हैं, या तो दूसरे को बर्बाद कर दो, खुद कुछ ना करो, अपने बराबर ले आओ। जहाँ ये मेंटालिटी होती है कि अगर दूसरा कर रहा है तो मैंने उससे कैसे आगे कंपटीशन में आगे निकलना है। तो ये दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। तो तुर्किस्तान का माइंडसेट ये है कि दूसरे को बर्बाद, खुद तो कुछ करना नहीं लेकिन दूसरे को बर्बाद करके, हाँ वो ज्यादा बर्बाद हो जाए, हम उसके ऊपर हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि देखो हम इकोनॉमिकली और हम तुमसे ऊपर हैं। ये तुर्किस्तानियों का है। तो मेरे रिक्वेस्ट होगी सरकार से भी, आप लोगों से भी, अमृतपाल से एक एक चीज निकाल के इसको पब्लिसाइज किया जाए। देखो पब्लिक में जब गवर्नमेंट ना, पता क्या होता है, गवर्नमेंट आधी चीजें, गवर्नमेंट की अगर गलती भी है ना, गवर्नमेंट के किसी बंदे ने इसका साथ भी दिया तो उसको एक्सपोज कर दो। यार हमारे 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 इंडियंस में इतनी सोच समझ है, इतनी बुद्धि है कि हम गला नहीं काटते किसी का, हम उसको क्रिटिसाइज कर देंगे। उसका ये हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, लेकिन हम उसको जाके जिंदगी से फर्क नहीं कर देंगे। लेकिन हमारे पास सच्चाई आ जाएगी, इससे दूसरे लोगों को भी सीख मिलेगी कि यार ये गलत काम मत करो, इंडिया को एकजुट रखो, इंडिया के बीच में रह के ये काम। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं इंडियन गवर्नमेंट से भी, आप कोई भी चीज होती है ना, आप छुपाया मत करो। हमारे से पहले ही 70-75 सालों में ऐसी चीजें छुपा छुपा के, कश्मीर के ऊपर, ठीक है, पंजाब में खालिस्तान के ऊपर, और जो हमारे साउथ में जहाँ नीचे जो हमारे चलती रही हैं, ठीक है, उनको आपने छुपाया है। क्योंकि आप छुपाते इसलिए हो क्योंकि आपका नाम आ जाता है। गवर्नमेंट, जैसे मेरी पार्टी है, उसमें मेरे 2-4 बंदे हैं, उन्होंने गलत काम कर दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी में दाग लग जाए, तो मैं उस चीज को छुपा लेता हूं, तो नहीं दिखाता। ये गलत काम है, ये देश के साथ गद्दारी होती है। अगर आपकी पार्टी में से किसी ने गलत काम किया तो उसको करो कि इसने गलत काम किया। यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक हम, ठीक है, अपनी गलती और अपने बंदों को क्रिटिसाइज या अपने बंदों को नहीं बोलेंगे ना, तब तक वो भी नहीं सुधरेंगे और उसके आने वाले भी नहीं सुधरेंगे, ना वो सीधा काम कर सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो भी आपको चीज मिले अमृतपाल के रिगार्डिंग, जो भी सबूत मिले, आपको तुर्किस्तान को दिखाने की, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम इंडियंस को दिखा दो, हम इंडियंस को सच बता दो कि ये सच था। हम इंडियन डिसाइड कर लेंगे। आपको अगर आप सच बोलोगे, ठीक है, देखो सच कड़वा होता है थोड़ा सा, लेकिन हम सच बर्दाश्त करना जानते हैं, हम इंडियंस हैं। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं सच बर्दाश्त करने की बहुत मात्रा रखता हूं। सच कड़वा होता है, एक दवाई की तरह होता है, मैं उसको लेता हूं, लेकिन मेरे को पता है कि आज मैंने सच एक्सेप्ट किया तो कल मेरा भविष्य बिल्कुल सही होगा। आज मैं झूठ पे रहा, आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा झूठ सुन के कि ये तुर्किस्तान ने कर दिया, हमारा इंडियन तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, और जिन्होंने किले के दरवाजे अंदर से खोलते हैं उनको भी मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट या हमारे जो ऊपर वाले हैं वो हमें दिखाएं कि किन बंदों ने ये किले के दरवाजे खोले हैं। हमें पता चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि
मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी ग्रज ना करो उस चीज, कभी भी उसको बंदे को ये अपने, क्योंकि हमारे वैसे नेचर में है नहीं किसी का गला काट दो, किसी को मार दो, गद्दार है इसके 100 टुकड़े कर दो, हमारे में ये नहीं है। लेकिन हमें सच्चाई का पता होगा, हम उस बंदे को क्रिटिसाइज करेंगे, उस बंदे को समझाएंगे, उस बंदे को बोलेंगे भाई आगे से मत करना। और लोगों को, दूसरों को भी सीख मिलेगी इससे कि यार ये सच्चाई सामने आ जाती है तो आप गद्दार कहलाओगे। हम सिर्फ इतने कहेंगे गद्दार, इससे ऊपर हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी जान ले लेंगे या आपको इस दुनिया से फारग कर देंगे, ये हमारी नेचर नहीं है। तो बस मेरा यही है, ये पकड़ा गया है, बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान का फेल हो चुका है, लेकिन प्रशांत धवन सर ने बोला कि ये एंड हो गया। ये एंड नहीं है भाई, ये एंड नहीं है। ऐसी चीजें और भी होंगी, ऐसे खालिस्तान के मुद्दे और भी 50 उठेंगे, इस पे हमें लगाम कसनी पड़ेगी। इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक पेड़ है, हम पेड़ की जड़ें नहीं काट रहे ताकि वो पेड़ सूखे, हम क्या कर रहे हैं, उस पे जब पेड़ बढ़ रहा है, उस पे जब नए नए पत्ते उग रहे हैं, जो पत्ते बढ़ रहे हैं, हम उसको छांक रहे हैं, उसको छांट रहे हैं, उसको काट रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं कर रहे हम। यही आपको उसको चाहे डिप्लोमेटिकली उसके जड़ें काटो, तेजाब डालो उसकी जड़ों में, तो जड़ें समझ रहे हो ना आप, पाकिस्तान जड़ है, उसके 4 टुकड़े करो, जैसे मर्जी करो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट जैसे मर्जी अपना प्लान बना के करे, उस पेड़ को काटना जरूरी है, उस पेड़ की जड़ें को गलाना सड़ाना जरूरी है, ताकि अगर जड़ें सूख जाएंगी तो पत्ते जो निकल रहे हैं ऐसे खालिस्तान के हो गए, कश्मीर के हो गए, ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, वहां पे कुत्तों की तरह भौंक दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये पत्ते सारे अपने आप ऑटोमेटिकली सूख जाएंगे। मेन मुद्दा है, एक बार ना मेजर गौरवारे सर ने बोला था, बाल लंबी होगी, कि घास उग रहा है उसको काटते रहो। मेरा उसमें भी ये कहना था मेजर गौरवारे सर को, मेजर गौरवारे सर ये घास उगता ही रहेगा, आप जितने मर्जी काटते रहो, ये घास उगता रहेगा जब तक उस घास में तेजाब नहीं डालते, जब तक उस घास की जड़ें नहीं साड़ते, तब तक आप जितना मर्जी करते रहो, ये चीजें होती रहेंगी हमारे यहाँ पे, हम ऐसा ही करते रहेंगे, ये रिपीट होता ही रहेगा। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि सारी चीजें खुल के लानी चाहिए। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि मेरा एनालाइजा, मेरी बातें आपको लगी होंगी ऑथेंटिक कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करके नेशन सोल्जर बन जाओ, ताकि हम ऐसे ही अवेयरनेस और आपको मैं ऐसे ही बातें समझा सकूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमें कैसे अवेयर करना चाहिए। और एक बात याद रखना, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में नेशन फर्स्ट का नारा आ जाएगा ना, देश पहले का नारा आ जाएगा, हिंदुस्तान में बता रहा हूं, अगर लोग बोलते हैं ना 2050 में दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमिक बनेगा, मैं आपको 100% बताता हूं 2035-40 में ही बन जाएगा। आपको आधे टाइम में ही आपको हिंदुस्तान ऊपर जाता नजर आ जाएगा। लेकिन क्या करना होगा, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें सच्चाई पता होनी चाहिए होगी, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।